Hi everyone, I'm CA Raghav Goyal. I'll teach you Intermediate, CA Intermediate, Corporate and Other Laws. आइए पहले उसका सिलेबस समझते हैं. What all contents are there, क्योंकि जो लॉ आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा उस लॉ के एक्सटेंशन के रूप में ही आपको इंटर में भी लॉ पढ़ना है. लॉ के सिलेबस में क्या क्या कंटेंट है पहले उनको समझ लेते हैं. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जाम में पेपर का पैटर्न. अब तक 4 एग्जाम हुए हैं दोस्तों आपके सिलेबस के, नए सिलेबस के, जिसे हम कहते हैं न्यू स्कीम जो सीए की है उसके मुताबिक अभी तक जो 4 एग्जाम हुए हैं आपके, उनका पेपर का पैटर्न भी देखते हैं ताकि आपको ये अंदाजा लग जाए कि किस प्रकार का प्रश्न पेपर में आता है. वंस यू कम टू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम इन एग्जाम, यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. क्योंकि दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि हमारे सामने जो हमारा क्या कहते हैं टारगेट है, व्हाट काइंड ऑफ नेचर इट हैज. हमको ये पता रहना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ इंटेंसिटी इज नीडेड इन द प्रिपरेशन. अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं तो उस तरह से प्रिपरेशन होगी. अगर क्वेश्चन केस प्रॉब्लम ज्यादा आती है तो उस तरह से प्रिपरेशन होगी. अगर पेपर पूरा मल्टीपल चॉइस आता है तो उस तरह से प्रिपरेशन होगी. और अगर पेपर पूरा सब्जेक्टिव आता है तो उस तरह से. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ना तो वो पूरा सब्जेक्टिव आता, ना पूरा ऑब्जेक्टिव, ना ही पूरे क्वेश्चन डायरेक्ट आते और ना ही सारे क्वेश्चन केस स्टडी. वी हैव टू डेवलप अ गुड स्ट्रैटेजी दोस्तों, जिसके मुताबिक हम अपनी पढ़ाई करेंगे और एग्जाम में आंसर्स को लिख कर आएंगे. सो वी नीड टू डेवलप a good understanding of the syllabus of the exam paper and of course the pattern of study we will follow, right? चलिए सबसे पहले सिलेबस समझना शुरू करते हैं. लेट मी शो यू द सिलेबस फर्स्ट. Here you go. ये आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का शुरुआती पेजेस हैं. इन पेजेस में यू विल फाइंड सिलेबस ऑल्सो. ये देखिए दोस्तों, ये लिखा पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज यहां पर मिलेगा आपको लिखा हुआ. और इस कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में पार्ट 1 कंपनी लॉ है और पार्ट 2 अदर लॉज है. राइट दोस्तों, पार्ट 1 कंपनी लॉ और पार्ट 2 अदर लॉज, ये दोनों पार्ट यहां पर आपके सामने हैं. इन दोनों के अंदर क्या क्या है आइए समझते हैं. इस 60 मार्क्स के कंपनी लॉ में अगर आप ध्यान से देखें तो कंपनी लॉ सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 148 तक ही आपके सिलेबस में है. मतलब अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 ओरिजिनल लॉ देखें तो उसमें सेक्शन 1 से लेकर 470, मतलब 470 सेक्शंस आर देयर इन द ओरिजिनल कंपनी लॉ, आउट ऑफ विच ओनली फर्स्ट 148 sections are there in your CA inter syllabus. The reason is all the remaining sections after 148 are there in CA final. इसके आगे की सारी पढ़ाई आपको सीए फाइनल में मिलेगी. आपने सुना होगा एक डायरेक्टर नाम का चैप्टर होता है. 149 ऑनवर्ड्स दोस्तों डायरेक्टर ही है 205 तक. तो खैर फाइनल की बातें फाइनल में करेंगे. लेकिन हाँ ये पता हो गया हमें कि वी आर नॉट सपोज टू स्टडी द एंटायर कंपनीज एक्ट 2013. आपके दोस्तों जो फेलो प्रोफेशनल्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटिंग पीपल, they do study the complete company law even in the intermediate. CS एग्जीक्यूटिव में वो लोग वाइंडिंग अप तक पढ़ जाते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पर ही, जस्ट आफ्टर फाउंडेशन. सीएमए इंटर में भी इनकॉर्पोरेशन है एंड सीएमए फाइनल में भी इनकॉर्पोरेशन है. दे डू बिगिनिंग टू एंड इन इंटर एंड बिगिनिंग टू एंड इन फाइनल. बट इन योर कोर्स इट्स क्लियरली डिमार्केटेड, अलग अलग बताया गया है कि पहले से लेकर 148 सेक्शन 1 से लेके 148 तक ही आपको पढ़ाई करनी है. अब इन चैप्टर्स के नाम वो ठीक है कि यहां लिखे हैं, आप देख पा रहे होंगे. प्रिलिमिनरी है, इनकॉर्पोरेशन है, प्रोस्पेक्टस है, शेयर कैपिटल है, डिपॉजिट्स है,
चार्जेस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, डिविडेंड है, अकाउंट्स है और ऑडिट है। ये देखने में 10 चैप्टर हैं, लेकिन आप ऐसे मत समझिए कि ये 10 चैप्टर हैं। आप इनको और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर देखिए। अब भला चैप्टर को छोटे टुकड़ों में कैसे बांटे? अरे दोस्तों, ये था ना मामला, सेक्शन 1 टू सेक्शन 148, पहले सेक्शन से 148वें सेक्शन तक की जो आपकी जर्नी है वो आपको मेरे साथ पूरी करनी है। मतलब प्रिलिमिनरी से लेकर ऑडिट तक, 1 से लेकर 148 तक अपनी नोटबुक पे सीरियल नंबर डाल लीजिए आप, सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके। आपको मेरी किताब मिल गई होगी, बिल्कुल शुरुआत के पन्नों में ही सेक्शन की सीरीज लिखी है। सेक्शन 1 से लेकर 148 तक हर सेक्शन का नंबर आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए और उसका नाम उसके आगे लिख लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट अगर हम खोलें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है अभी सब समझेंगे, आप बेफिक्र रहिए। ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है, एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनी कार्य मंत्रालय। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं कंपनी एक्ट 2013, तो ये आपको दिखेगा यहां पर। यस, जैसे कोई भी आप टॉपिक क्लिक करें, इनकॉर्पोरेशन आपने क्लिक करा तो ये आपको इनकॉर्पोरेशन के सेक्शन के नंबर अपने नाम के साथ मिल गए। यही लिस्ट आपको इंटरनेट से सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप सर्च करने बैठेंगे कुछ और आप ढूंढेंगे कुछ और। मैं आपको अपनी बुक में इसका प्रिंट दे चुका हूं। अगर आपके पास बुक नहीं पहुंची, आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ द सेक्शन सेपरेटली। ठीक, आप मेरी टीम से बात कर लीजिएगा। आप ये देखिए, जैसे 3 सेक्शन है, उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। 3A है मेंबर सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस। 4 है मेमोरेंडम। ऐसे करके 470 सेक्शंस नहीं लिखने आपको। आपके कोर्स में केवल 148 तक ही तो है। 148 ये पूरी लिस्ट अपनी नोटबुक पे कॉपी कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको टुकड़े कर करके पढ़ाऊंगा, चैप्टर तो हम पूरा पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल हमने चैप्टर शुरू करा, चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। अब इसके अंदर सेक्शन से सेक्शन 3 से लेकर 22 तक, तो मैं 3 से 22 तक सारे पढ़ाऊंगा। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं आपसे कि हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्या हम एक ही क्लास में सारा पढ़ लेंगे? नहीं ना दोस्तों। भाई आपकी क्लास में सेक्शन 3 से लेकर 22 तक जितने भी सेक्शन आज पढ़ाए गए या जिस भी दिन क्लास हो उस दिन पढ़ाए गए, बस उतने सेक्शन पर आप टिक टिक करते चले जाइए। आपको धीरे धीरे एक दिन वो नोटबुक के वो पन्ने टिक टिक होते हुए जब नजर आएंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भाई चलो हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब अगर आपने सिर्फ 10 चैप्टर के नाम लिखे अपनी नोटबुक के पहले पन्ने पर, तो एक चैप्टर खत्म होने में अगर 10 दिन लगेंगे तो 10 के 10 दिनों तक आप कुछ भी टिक नहीं कर पाएंगे। तो वो जो आपके अंदर का ग्लूकोज है वो कैसे बढ़ेगा? वो आपके अंदर की खुशी, वो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, वो किसी टैबलेट को खाने से तो आता नहीं। अरे जब आप अपने हाथ से टिक 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 करोगे तब आपको ऐसा महसूस होगा कि वाह मैंने आज ये अचीव करा। भाई अगर टिक नहीं करा और टिक नहीं दिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि आज का लो खाली, आज की दुकान खाली, आज का काम खाली। But if you write down the list of sections and you tick those sections one by one, you'll realize that you are progressively achieving your target of success. धीरे धीरे आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश आपसे, नई नोटबुक लें आप अपने हाथ में। कोई ऐसी नोटबुक रखने की जरूरत नहीं है जिसको आपने पहले किसी और सब्जेक्ट में यूज करा। 5 सब्जेक्ट नोटबुक की तरह उसे बांट लेते हैं और चल यहां से लो शुरू कर लेते हैं। अगर आप ये वीडियो ट्रायल और डेमो के रूप में भी देख रहे हैं तब भी आप कहीं से तो लॉ पढ़ेंगे, मुझसे ना सही
नोटबुक अपनी अलग बनाइए और उसमें 148 सेक्शंस को टिक 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 करते चले जाएंगे जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये सारा खेल 148 सेक्शंस का केवल 60 मार्क्स में है। ये देखिए आप, पार्ट 1 कंपनी लॉ 60 मार्क्स ओनली। जो बचे हुए 40 नंबर हैं उसमें तो छोटे छोटे मासूम से चंद चैप्टर्स हैं दोस्तों। I'll show you what are those। देखिए आप, दैट्स द पार्ट 2 अदर लॉज। भाई सब्जेक्ट का नाम भी तो यही था ना, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। तो जो 40 नंबर के अदर लॉज है, we'll not do it in the beginning, we'll be doing those chapters once we finish कंपनी लॉ। देखिए अदर लॉज जो 40 मार्क्स के हैं, कौन कौन सा एक्ट है उसमें? पहला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब आपको लग रहा होगा अरे ओहो, फिर से ऑफर, फिर से एक्सेप्टेंस, न जाने क्या क्या था वहां। तो फाउंडेशन में काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, ओपन ऑफर, क्लोज्ड ऑफर, लैप्स्ड ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ ऑफर। दोस्तों वो सब नहीं है यहां पर, आप फ्री हैं इन बातों से। यहां पर जो ये चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आधा है केवल। देखिए, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स कवर्ड फ्रॉम सेक्शन 123 ऑनवर्ड्स। मतलब ये हुआ कि सेक्शन 123 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पहले के जो सेक्शंस हैं वो आपको फाउंडेशन में करा दिए गए हैं। यहां आपको ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, वो सब कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ब्रीच वगैरह। आपको क्या पढ़ना है? बड़ा स्पेसिफिक लिखा है, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। 5 प्रकार के विशिष्ट कॉन्ट्रैक्ट्स which were just touched and left in the foundation will now be covered in the intermediate। ये 5 चैप्टर जो हमने फाउंडेशन में छुए होंगे और छोड़ दिए होंगे, इसलिए नहीं कि हमें पसंद नहीं थे, इसलिए बिकॉज दे वर नॉट इन सिलेबस इन डिटेल। नाम और मतलब तो शायद आपने पढ़ा होगा, वो अलग बात है, लेकिन यहां पर वो कवर होंगे। अगला चैप्टर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, राइट? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, उसका पूरा जन और जीवन यहां पर आपको मिलेगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तीसरा चैप्टर है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। कई शब्द दोस्तों लॉ में ऐसे होते हैं जिनको एक अपना मतलब चाहिए होता है, जिनको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो देयर आर फ्यू कॉमन वर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी लॉ। दोज वर्ड्स विल बी डिफाइंड हियर इन जनरल क्लॉजेज एक्ट। किस शब्द का क्या मतलब है और वो किस कानून में कहां यूज हो रहा है, उसका मतलब यहां पर आपको प्राप्त होगा। And I must tell you, this interpretation of statute is very important chapter। आपसे जो पिछली पीढ़ी थी, मतलब your seniors were studying this chapter in final, वो इस चैप्टर को फाइनल में पढ़ रहे थे। मतलब पहले ये चैप्टर फाइनल में था, सीए फाइनल आपके में, और उसके बाद वो सीए इंटर में ड्रॉप करा गया। ये चैप्टर आपको ये समझाता है कि लॉ को समझना कैसे है। मतलब अगर एक लॉ स्पष्ट अंडरस्टैंडिंग ना दे पा रहा हो तो हाउ टू गेट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेक्शन। अगर दो अलग अलग लॉ मिसमैचिंग वाली बात कर रहे हो, क्लैशिंग वाली बात कर रहे हो, तो कौन सा कानून हम माने। मेरा कहने का मतलब यह है, व्हेनेवर वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेक्शन, उसकी लैंग्वेज से हमें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाहता है, या हम नहीं समझ पा रहे कि वो क्या इंटेंशन लेकर बनाया गया है, वो कौन सी चीज है जिसके बारे में ये लॉ बात कर रहा है। दिस चैप्टर विल हेल्प अस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। खैर, आपने देखा सिर्फ 4 चैप्टर हैं 40 नंबर में, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि 40 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 10, तो 10 नंबर का ऑन एन एवरेज एक चैप्टर है। नहीं दोस्तों, अगर आप एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई एक चैप्टर तो कई बार आ गया और कोई एक चैप्टर कभी आया ही नहीं। यू शुड नॉट, एंड आइदर आई मस्ट से यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट विल कम इन द एग्जाम। जो बच्चा प्रिडिक्शन के वजह से पढ़कर जाएगा, प्रिडिक्शन के हिसाब से पढ़कर जाएगा, उसके साथ दिक्कत ही होगी पेपर में।
हम कैसे छांट सकते हैं दैट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस? बिकॉज इफ यू सी लास्ट 10 years एग्जाम पैटर्न, अभी तो 4 ही हुए लेकिन कोई बात नहीं, आज आप चारों पेपर्स जो अब तक हुए नए सिलेबस के, इफ यू सी दोज पेपर्स and you find out a conclusion that this chapter is coming in 20 marks, you know what can happen? In the next immediate attempt, this chapter may come for 0 marks or for just 5 marks. आप नहीं कह सकते कि ये चैप्टर हमेशा आता है और ज्यादा का आता है और ये चैप्टर कभी नहीं आता और बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है। पता चला वो जो अनइम्पॉर्टेंट है उसने अपने पैर फैला दिए अगले अटेम्प्ट में, और जो बड़ा इंपॉर्टेंट था वो कहीं छुपकर बैठ गया। मेरा कहने का बड़ा सीधा मतलब यह है कि सब कुछ पढ़ लीजिए, जो जो लिखा है वो पूरा पढ़ के चले जाइए। भाई लॉ में तो सबसे अच्छी बात यह है कि कभी कुछ आउट ऑफ द कोर्स आ ही नहीं सकता। जब कुछ आउट ऑफ द कोर्स आ ही नहीं सकता तो इस बात की बात ही खत्म हो गई, 100% बात खत्म हो गई कि भाई जो कोर्स आएगा, जो लॉ में आएगा, वो कुछ ऐसा होगा जो 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 पता नहीं कहां से आ गया। अरे कुछ चांद से उतरकर सवाल थोड़ी आएंगे, कोई ऐसे प्रश्न एग्जाम में थोड़ी आ जाएंगे जो केमिस्ट्री और फिजिक्स पूछेंगे आपसे। भाई लॉ में बड़ा क्लियर कट मामला है कि सपोज कंपनी लॉ का पेपर बात करें जो 60 मार्क्स का है, 148 सेक्शंस हैं, वही तो आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल, जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट हैज अ फिक्स्ड सिलेबस दैट विल कम इन द पेपर। तो पेपर की जहां तक बात है, मैंने सिलेबस आपके साथ डिस्कस करा, एक कंक्लूडिंग नोट में आपको बता दूं, फिर उसके बाद हम पेपर का पैटर्न देखते हैं कि एग्जाम कैसा आता है। 60 नंबर का कंपनी लॉ होगा जिसमें ये 10 चैप्टर हैं, और 40 नंबर का अदर लॉज होगा जिसमें ये 4 चैप्टर हैं। भूल कर भी हमें एवरेज नहीं निकालना, that 40 divided by 4 equals to 10, so there would be on an average 10 marks from each and every chapter in other law. This may or may not happen, we never know, right? So this syllabus discussion rests here. Now I must show you the examination paper pattern. How does it look? अभी तक आपके 4 एग्जाम हुए हैं सीए इंटर नए कोर्स के लॉ के। लेट मी शो यू हाउ डू वी गेट दैट। ये जैसे आपका ICAI का वेबसाइट है, राइट? और थोड़ा जूम कर लेते हैं, मस्ट बी विजिबल नाउ। टॉप पर आप देखिए स्टूडेंट्स लिखा है, उसके बाद BOS नॉलेज पोर्टल। BOS नॉलेज पोर्टल में देखिए न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसके बाद इंटरमीडिएट आपका कोर्स, देन यू हैव ऑल द सब्जेक्ट लिस्टेड हेयर, यू कैन क्लिक एनी सब्जेक्ट। मैं लॉ क्लिक कर रहा हूं, उसमें आप देखिए स्टडी मटेरियल, रिविजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर। सो वंस यू क्लिक क्वेश्चन पेपर, you will see 4 question papers here। देखिए 4 क्वेश्चन पेपर आपको यहां दिख रहे होंगे, नवंबर 19, मई 2019, नवंबर 2018 एंड मई 2018। so I'll be discussing now with you November 19 paper। this is November 19 paper। इस November 19 पेपर को हम डिस्कस करते हैं। November 19 पेपर में ये देखिए यहां लिखा है नवंबर 19 पेपर है ये। इस नवंबर 19 पेपर में सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी चाहिए कि यहां पर लिखा है टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 7 और मैक्सिमम मार्क्स 70। 30 नंबर कहां गए दोस्तों? एक्चुअली दोस्तों 30 मार्क का पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, और वो जो ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका, that objective type of question paper is not shown on the website। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, you will get 2 question paper, one for 70 marks and another for 30 marks। 70 नंबर वाला अलग और 30 नंबर वाला अलग क्वेश्चन पेपर आपको प्राप्त होगा। और जो ऑब्जेक्टिव मतलब 30 मार्क्स वाला पेपर है, that you will need to answer on the OMR sheet only। मतलब वो जो रेड कलर वाली एक शीट मिलती है जिसमें आपको वो गोले गोले हाईलाइट करने होते हैं, दैट काइंड ऑफ पेपर विल बी गिवन टू यू ऑन विच यू विल प्लेस योर आंसर्स।
मेरा कहने का मतलब है द पेपर विच वी कैन डिस्कस एंड विच वी आर डिस्कसिंग नाउ इज ऑफ 70 मार्क्स पोर्शन ओनली। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसा क्यों है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जो क्वेश्चन पेपर अभी अवेलेबल हैं वो केवल सब्जेक्टिव हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का दोस्तों कई प्रकार का सेट वहां पर होगा और वो सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में दिए होंगे, इंस्टीट्यूट नहीं चाहता कि वो सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर दिखें, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं दैट कैन हैव अ ह्यूज बैंक ऑफ क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मे बी रिपीटेड ऑल्सो। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने प्रिपरेशन के लिए जो इंस्टीट्यूट ये पेपर रिलीज कर रहा है ये केवल वो 70 मार्क वाला पेपर है जो सब्जेक्टिव पोर्शन वाला है। ये 7 पेजेस का पेपर है, आपके सामने देख लीजिए, और 70 मार्क्स। इसको हम डिस्कस करते हैं कि पेपर किस प्रकार आता। ये वो पहला पेज है दोस्तों। आप जानते होंगे जनरली बच्चे नहीं पढ़ना चाहते इस पेपर को। वो कहते हैं बताओ, मतलब 3 घंटे के पेपर में हमारे 15 मिनट तो इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने में चले गए। वो ठीक है दोस्तों, लेकिन इंस्ट्रक्शंस अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो 3 घंटे ही ना खराब हो जाए कहीं आपके। देखिए मैं आपको समझाता हूं कि वहां पेपर में ये क्या क्या बोलना चाहते हैं आपको। दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। 2 अलग अलग पार्ट हैं क्वेश्चन पेपर के, मैंने आपको बताया। जो इस समय स्क्रीन पर हमारे सामने 7 पेजेस का क्वेश्चन पेपर है, 7 पेजेस का, दैट कंसिस्ट ऑफ पार्ट 2 ओनली। देखिए पार्ट 1 कंप्राइजेस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये वो पार्ट 1 है जो हमारे पास अपने रेफरेंस के लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स हमें लिखने होते हैं, जो अभी हम देख रहे हैं। देखिए 4th पॉइंट क्या है, एंश्योर कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो दोनों पार्ट्स का मिला हो। मतलब मैंने जैसा आपको बताया, इन द एग्जामिनेशन हॉल यू विल गेट 2 डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स, 1 फॉर 70 मार्क्स, 1 फॉर 30 मार्क्स। अब आपको लगेगा ये बातें पहली क्लास में डिस्कस करने लायक थोड़ी हैं। कोई बात नहीं ना, थोड़ी बातें मेरे मन के हिसाब से कर लो। अरे दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि हम ये पढ़ें कि मैच वाले दिन क्या क्या होगा। अरे अगर आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हो मैच की, अगर आप रिहर्सल कर रहे हो स्टेज शो की, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी परफॉर्मेंस की, तो आपको वहां का माहौल पता होना चाहिए कि वहां क्या क्या होगा। यहां पर घर की तैयारी करते समय अगर वहां एग्जाम हॉल के बारे में आपको पता ही ना हो कि वहां होना क्या है, हाउ कैन यू सिमुलेट द एनवायरमेंट देन, यू नो। उसके हिसाब से ही प्रिपरेशन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। देखिए पार्ट 1 के जो आंसर्स हैं वो आपको OMR आंसर शीट पे ही मार्क करने हैं। हाँ पार्ट 2 क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है वो आपको अपनी आंसर बुक में लिखने हैं, राइट दोस्तों। कोई भी MCQ का आंसर आपको डिस्क्रिप्टिव वाली आंसर शीट में नहीं लिखना। 30 नंबर के लिए अलग शीट है आंसर की और 70 मार्क्स के लिए पूरी नोटबुक है आपको लिखने के लिए, ठीक है। देखिए OMR आंसर शीट जो है वो इंग्लिश में आएगी सभी कैंडिडेट्स के लिए, राइट, इंक्लूडिंग फॉर हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स। आई रिपीट, 70 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव आंसर है वो आप अपनी चुनी हुई भाषा में लिख सकते हैं। आपसे पूछा गया व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इस प्रश्न का उत्तर डिस्क्रिप्शन के रूप में आपको लिखना है। 70 मार्क वाली कैटेगरी में है ये, आपको हाथ से लिखना है। तो आपने हिंदी मीडियम ऑप्ट करा है तो आप हिंदी में लिखिए, आपने इंग्लिश मीडियम ऑप्ट करा है तो आप इंग्लिश में लिखिए। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोस्तों हैं उनके अंदर आपको ये सुविधा नहीं है कि वो ABCD अ सादा करके आप तक पहुंचे। यू विल गेट OMR शीट इन इंग्लिश ओनली, और मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत उसमें होगी। ध्यान से देखेंगे, एक बार कोड स्टिकर आपको दिया जाता है, वो आपको अपनी डिस्क्रिप्टिव वाली आंसर बुक में लगाना है। OMR शीट पर कोई भी बारकोड स्टिकर नहीं चिपकाना। मुझे फिर ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम ये बातें पहली क्लास में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों ये बातें शुरुआत में इसलिए डिस्कस करना जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि जिस दिन मैदान में आपको जंग लड़नी है आपको ये वाले काम भी
वहां करने होंगे। आप एग्जाम हॉल तभी छोड़ सकते हैं जब आपका एग्जाम का टाइम पूरा हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम हॉल में घुसे, 15 मिनट पेपर लिखा और आपको लगा भाई आई हैव समथिंग मोर इंपॉर्टेंट टू डू, चल वहां चलता हूं। ऐसा नहीं कर सकते आप। पॉइंट 8 पढ़िए। इफ यू हैव कंप्लीटेड द पेपर बिफोर टाइम, रिमेन इन योर सीट टिल द कंक्लूजन ऑफ एग्जाम। ठीक है दोस्तों, 3 घंटे का एग्जाम है, आप जानते हैं, राइट। उस 3 घंटे के अंदर आपको क्या क्या करना है? पार्ट 1 का क्वेश्चन पेपर जमा करना है। देखा आपने, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि मैं बताता हूं आपको कि हम ऑब्जेक्टिव वाला पेपर क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो पेपर वापस जमा हो जाता है। OMR आंसर शीट, तो आंसर शीट देनी है आपको, और आंसर बुक जो डिस्क्रिप्टिव वाली है, ये तीनों चीजें आपको वहां जमा करके आ जानी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव आंसर वाली शीट, आंसर की नोटबुक, OMR आंसर शीट, ये दो तो यूजुअल हैं, आप जमा करेंगे, ये आंसर लिखे, आपने नंबर नहीं चाहिए क्या? लेकिन खास बात दोस्तों ये है कि वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पेपर है वो भी आपको वहां पर सबमिट कर देना है। इनविजिलेटर एक्नॉलेजमेंट देंगे आपको आपके एडमिट कार्ड पर, वो एक सिग्नेचर सा होकर आपको मिलता है, इस बात का सबूत कि भाई आप पेपर में आए थे और आपने पेपर दिया था। अब ये जो 11वां पॉइंट है, मैं नहीं चाहता कि मैं डिस्कस करूं। मैं क्यों याद दिलाऊं कि आप नकल ना करें, आप तो समझदार लोग हैं, आप तो नकल करेंगे भी नहीं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब देखिए, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट तो खैर पहले वाला भी चीजें थी जो हमने अभी डिस्कस करी। अब जो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप आपका पेपर है, उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस यहां पर लिखी हैं जो हर अटेम्प्ट में सेम थी। मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा और बचे हुए 4 में से कोई से 3 करने हैं। मेरी बात सुन लीजिए, 1 2 3 4 5, उसमें जो पहला है वो तो करना ही करना है, और जो 4 हैं उनमें से एनी 3। ये 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव की पेपर की बात चल रही है। यहां पर ध्यान से देखिए, और क्या लिखा है? वर्किंग नोट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। अब आपको लगेगा थ्योरी में कौन से वर्किंग नोट होते हैं? देखो दोस्तों, ऐसा है, लॉ में भी कई जगह कैलकुलेशंस हैं, जैसे डिविडेंड की कैलकुलेशन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लॉ के पेपर में भी कैलकुलेटर लेकर जाना है। कभी आप अकाउंट्स का पेपर देकर आओ, कैलकुलेटर को अपनी स्टडी टेबल पर ही रखा छोड़ जाओ और आप एग्जाम हॉल में बिना कैलकुलेटर के चले जाएं और पेपर में वो पूछ रहा हो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, फिर आप अपने हाथ से कैलकुलेशन करना शुरू करें। आई नो यू आर वेरी शार्प इन कैलकुलेशंस, बट प्लीज कैरी द कैलकुलेटर। आंसर टू द क्वेश्चंस आर टू बी गिवन इन इंग्लिश, लेकिन जिन लोगों ने हिंदी मीडियम में ऑप्ट करा है वो हिंदी में लिख सकते हैं। यहां से सवाल शुरू होते हैं। मैं रिपीट कर दूं, 5 क्वेश्चन होंगे 70 मार्क्स के लिए, ऑब्जेक्टिव हटा के वो जो 30 वाला था। पहला क्वेश्चन इज कंपलसरी, उसके बाद बचे हुए 4 क्वेश्चन में से कोई सा भी एक छोड़ सकते हैं, 3 करने हैं, राइट। ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, पेपर खत्म। मैं ये बताना चाहता था आपको कि आप थोड़ा ध्यान रखा करिए कि जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 1A, 1B, 1C, 1A, 1A2, जितने भी पार्ट और सब पार्ट है वो सब कुछ टुगेदर ही करने होते हैं। वैसे तो ये बात आपको पता है, मुझे पता है, आप बहुत समझदार है, लेकिन कोई बात नहीं, टर्न मेरी है इस समय बोलने की। जब डाउट क्लास होगी तो आप बोल लीजिएगा। 1A का 1, 1A का 2, 1A का 3, उसमें भी A और B
फिर 1B, 1B का 1, 1B का 2, 1B का 3, ये जितने भी क्वेश्चन यहां लिखे हैं ये सब कुछ 1 ही तो है, तो 1 तो कंपलसरी है। और उसके बाद यहां देखिए 2 से लेकर 5 तक, 2, 3, 4, 5, 4 हुए ना। इन 4 में से चारों नहीं करने हैं, कोई सा भी एक छोड़ना है। तो जो छोड़ना है वो पूरा छोड़ना है। बच्चे कभी कभी सोचते हैं 2 का ए कर लेता हूं, बी छोड़ देता हूं, और 3 का बी कर लेता हूं, 3 का ए छोड़ देता हूं, एक छूट गया। ऐसे नहीं करना है आपने, या तो 2, 3, 4, 5 में से कोई एक पूरा करना है या एक पूरा छोड़ना है। ठीक है, कोशिश करिएगा ये समझने की, बाकी तो आप बहुत समझदार हैं, आई नो। अब जरा मैं आपको दिखा दूं एक सैंपल एग्जाम्पल के रूप में कोई भी क्वेश्चन पढ़ के देखिए। सवाल अगर आप देखें तो यहां क्या लिखा है, हेनरी लिमिटेड एक कंपनी है जो थाईलैंड में रजिस्टर्ड है। इसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑनलाइन बिजनेस कर रही है टेली मार्केटिंग के माध्यम से भारत में, हैविंग इट्स मेन सर्वर फॉर ऑनलाइन बिजनेस आउटसाइड इंडिया। आपको बताना है कंपनी का स्टेटस क्या है। दोस्तों, ये एक फॉरेन कंपनी होगी। जो कंपनी विदेश में रजिस्टर्ड है लेकिन वो भारत में ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से बिजनेस कर रही है, उसे फॉरेन कंपनी कहते हैं। अब ये ध्यान से देखिए कि ये जो 6 मार्क्स हैं, अब ये देखिए 1A का एक क्वेश्चन, दूसरा और ये तीसरा, ये सब मिला के 6 नंबर है। ये मत समझिएगा कि कोई एक क्वेश्चन ये 6 मार्क्स का है। देखिए, ठीक है, 1A 6 मार्क्स का है, तो भाई 2 का ये हुआ, 2 का ये हुआ, 2 का ये हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि एग्जाम में माइन्यूट से माइन्यूट बात भी एग्जामिनर पूछ लेता है। आपने देखा कि सीधे सीधे उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं। उन्होंने आपको ये कहानी दी कि हेनरी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो थाईलैंड में रजिस्टर्ड है और वो भारत में व्यापार कर रही है, बताओ उसका स्टेटस क्या होगा। तो आपने बताना है कि उसका स्टेटस ये होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये केस स्टडी है, ये केस स्टडी है, ये केस स्टडी है। 1A पूरा केस स्टडी था, 1B केस स्टडी, देखिए 1C केस स्टडी। बस ये इतना सा, ये जो हिस्सा है ये डायरेक्ट है। 1D केस स्टडी, देखिए 2A केस स्टडी, 2B केस स्टडी। 2B में ये वाले जो 2 प्रश्न है, देखिए ये डायरेक्ट है। 2C केस स्टडी, 2D केस स्टडी, ये केस स्टडी, ये केस स्टडी, ये केस स्टडी, ये डायरेक्ट है। इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, ये केस स्टडी, ये केस स्टडी, फिर केस स्टडी, ये डायरेक्ट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये केस स्टडी, ये भी केस स्टडी, ये भी केस स्टडी, ये भी केस स्टडी, ये डायरेक्ट है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप देखिए एक एक जो पार्ट था आखिरी वाला, एक एफिडेविट का मतलब एक इंटरप्रिटेशन के ऊपर एक क्वेश्चन, एक और इंटरप्रिटेशन के ऊपर क्वेश्चन। ये जो छोटे छोटे 2-3 सवाल डायरेक्ट थे, उनको छोड़कर पूरा का पूरा पेपर दोस्तों आप देख लीजिए केस स्टडी बेस्ड है। पूरा का पूरा पेपर आपका कहानी के रूप में आधारित है। इनको देखकर अक्सर आप लोग डरते हैं, आपको लगता है कि इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। मैं सब बताऊंगा आपको। इस समय बड़ी बात यह है कि जब ये आंसर लिखने आप बैठेंगे तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि ये कौन से कॉन्सेप्ट पर है। आपको यह पता होना चाहिए कि ये क्या पूछना चाहते हैं। दोस्तों, आई मस्ट टेल यू, मुद्दा एग्जाम हॉल में ये नहीं होता कि आंसर कैसे लिखें। आप मेरी बात को दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिएगा।
मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि आंसर कैसे लिखें, बड़ा प्रश्न ये है कि सवाल पूछता क्या है ये हमें समझ ही नहीं आता। Majority people who feel unable to write answers in any exam are not troublesome, are not having troublesome feeling because they do not know how to write. They do not know what the question is asking. सवाल ये नहीं है कि क्या लिखें, सवाल ये है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि वो पूछना क्या चाहता है। अगर हमें ये याद आ जाए कि वो क्या पूछ रहा है, अगर हमें समझ आ जाए कि वो क्या पूछ रहा है, तो हम तो आंसर अपने आप लिख ही देंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं। अगर आपको सच में ये पता चल जाए कि क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है तो लिखना आसान है दोस्तों। अब ये कैसे पता चलेगा दोस्तों? देखिए, कॉन्फिडेंस ना कहीं मार्केट में नहीं मिलता। 100 रुपीज किलो कॉन्फिडेंस खरीद लिया, 1000 रुपीज किलो कॉन्फिडेंस खरीद लिया। एक काम को बार बार करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज से जिस भी दिन आपका एग्जाम होगा उतने दिन बांट लीजिए और रोज 10 क्वेश्चंस करिए। जब तक आप सारे चैप्टर ना कोर्स में कर लें मेरे साथ, तब तक आप क्वेश्चन के आंसर मत करिए, सिर्फ क्वेश्चन करिए। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कभी आपको समझ ना आए। मैंने कहा जिस दिन भी आपका एग्जाम है उस दिन तक रोजाना 10 क्वेश्चंस करिए, लेकिन जब तक आप मेरे साथ कोई चैप्टर पूरा नहीं कर लेते तब तक आप उसके आंसर्स मत करिए, सिर्फ क्वेश्चंस करिए। बच्चा कहेगा साहब क्वेश्चन करके क्या होगा? भाई क्वेश्चन में तो ये लिखा है फॉर एग्जाम्पल कि ये कंपनी थाईलैंड में रजिस्टर्ड है, उसका भारत में टेली मार्केटिंग का बिजनेस है, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सवाल तो समझ आ गया। वो ये जानना चाहते हैं कि वो कंपनी जो विदेश में खुले और भारत में टेली मार्केटिंग से बिजनेस करे उसका भारत में क्या स्टेटस होता है। आंसर पता नहीं। पेपर का, क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट अगर आप अपने हाथ में लेकर बैठें और आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर को पढ़ें और हर सवाल सिर्फ समझ लें तो भी आपका शायद 30-40 मिनट खराब होगा। मैं ये शब्द यूज करूंगा, खराब होगा। मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा। 3 घंटे के पेपर में जब आप प्रश्न पढ़ने और समझने में 30 मिनट लगाएंगे, और 30 मिनट तो मैं लिहाज में कह रहा हूं, टाइम तो दोस्तों और ज्यादा हो सकता है लगे। तो आप समझिए, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने और समझने की आदत हो गई रोजाना 10 क्वेश्चन करके, तो वो 30 मिनट 15 में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो ज्यादा टाइम जो आपका लगता है एक क्वेश्चन को पढ़कर समझने में और ये जानने में कि वो पूछ क्या रहा है, वो टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो मेरी कई बार ऐसा होता है, देखिए सवाल ये है, की तलाश